गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग को ध्यान होगा कि कल मैं कंपटीशन का सिलेबस लेकर आप लोगों के सामने आया था और मैंने कंपटीशन के सिलेबस पर तसल्ली से विस्तृत चर्चा की थी और आप लोग को बताया था कि एग्जाम की शुरुआत कैसे करना चाहिए। और मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं जनरल कंपटीशन के हर एक खंड पे आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। इसलिए अपने उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज मैंने इतिहास से कंपटीशन की शुरुआत की है। और ये जीके का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। बहुत सारे एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न इतिहास से आते हैं और बहुत सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जिसमें इतिहास ही अकेला आपके सिलेक्शन को तय कर देता है। जैसे अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए या रेलवे का एग्जाम दीजिए, और बहुत सारे अन्य एग्जामों में भी अकेले इतिहास का खंड सबसे बड़ा होता है। इसलिए आज हम सबसे पहले इतिहास के पूरे विषय वस्तु को समझेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे और ये देखेंगे कि इतिहास के किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आता है और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पोर्शन है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको इतिहास से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कल से हम बारी बारी से सभी टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर हम इतिहास को देखें तो इतिहास के कुल मिलाकर 3 खंड बनते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसके अतिरिक्त विश्व इतिहास से भी कुछ प्रश्न आते हैं और कुछ प्रश्नों की संख्या स्वतंत्रता के बाद भारत के इतिहास से भी रहता है, उसको मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। अगर हम सबसे पहले इसके कालखंड पर देखें, सबसे पहले एक चीज आप अपने मन में बसा लीजिए कि एग्जाम में प्राचीन भारत से भी प्रश्न आता है, आधुनिक भारत से भी प्रश्न आता है और मध्यकालीन भारत से भी प्रश्न आता है। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो सबसे अधिक प्रश्न आधुनिक भारत से आता है। तो आपके एग्जाम के लिए ये जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे इंपोर्टेंट यही पार्ट है आधुनिक भारत। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम में भी देखिएगा तो आधुनिक, अगर पूरा इतिहास से प्रश्न 40 पूछा जाएगा तो 30 प्लस प्रश्न आधुनिक भारत से रहेगा। या किसी अन्य एग्जाम में भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में अगर 15 से 20 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं तो 10 प्लस प्रश्न आधुनिक भारत से ही रहेगा और बाकी 5 से 7 प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न आपको प्राचीन भारत से रहेगा और 2 से 3 प्रश्न मध्यकालीन भारत से रहेगा। फिर इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में कौन सा चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है, फिर मध्यकालीन भारत में भी चर्चा करेंगे और आधुनिक भारत में भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्राचीन भारत अभी हम सबसे पहले समझते हैं सारे चैप्टर के बारे में, फिर जब पढ़ते जाएंगे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, ये भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले संपूर्ण भारतीय इतिहास को हम 3 कालखंड में बांट सकते हैं। पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हजारों वर्ष पूर्व से लेकर लाखों वर्षों पूर्व से लेकर जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ उससे लेकर 647 ईस्वी तक को प्राचीन भारत के अंतर्गत माना जाता है। कहीं कहीं 7वीं शताब्दी भी लिखा होगा, तो 7वीं शताब्दी तक को हम एंशिएंट इंडिया में ले सकते हैं। दूसरा पार्ट जो है वो है मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया। इसमें 647 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक को माना जाता है। कहीं कहीं आप देखिएगा इसमें 1764 को भी लिया गया है, कहीं कहीं 1707 ईस्वी तक भी आपको किसी किसी बुक में मिलेगा। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद तक को मध्यकालीन भारत मान लिया गया है और मध्यकालीन भारत का एंडिंग पॉइंट मान लिया गया है। उसके बाद आधुनिक भारत की यदि हम बात करें, जो इतिहास का सबसे बड़ा खंड है और सर्वाधिक प्रश्न भी आधुनिक भारत से ही आता है, उसमें 1757 एडी से लेकर 1947 एडी, मतलब पलासी के युद्ध से लेकर भारत की आजादी तक की कहानी को आधुनिक भारत में देखा जाता है। अगर हम स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की बात करें तो उसमें 1947 एडी से लेकर और अभी तक जो चल रहा है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो गया। उसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण घटनाओं पे भी बात करेंगे। फिर हम प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण सेक्शन को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेक्शन है। देखिए यहाँ मैंने सारे सेक्शन को लिख दिया है, क्योंकि अगर ये टाइमलाइन आपको पता चल जाएगा तो भी आप एग्जाम के बहुत सारे प्रश्न को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न टाइमलाइन पे ही आता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा बहुत सारा कि इसकी खोज कहां हुई, अगर आपको एग्जैक्ट तिथि नहीं भी याद है, बहुत लोग इतिहास इसलिए भी नहीं पढ़ते, उन्हें बोरिंग लगता है क्योंकि उन्हें लगता है इसमें डेट बहुत पूछा जाता है। लेकिन मेरे साथ आप बने रहिए, इतिहास में बहुत ही कम डेट याद रखना पड़ता है। बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण घटना होगा तभी आपको तिथि याद रखना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण युद्ध होगा, ऐसा 10-15 अगर युद्ध को हम छोड़ दें तो बाकी में बहुत ज्यादा तिथि याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मोटा मोटा टाइमलाइन अगर आपके दिमाग में बसा हुआ होगा तो बहुत सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर देंगे और आपके लिए इतिहास एक बहुत ही आसान विषय हो जाएगा। तो मोटा मोटा हम टाइमलाइन देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर आप एक युग सुनते होंगे कि अशोक का युग, मौर्य युग,
गुप्त का युग, हड़प्पा सभ्यता का युग, तो आपको समझ में नहीं आता होगा। तो एक टाइमलाइन आपको याद रहेगा, तो उस टाइमलाइन पे बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे अगर हम प्राचीन भारत को बांटे तो इसको कई सारे खंडों में बांट सकते हैं। मैंने कुल मिला के 9 खंड में बांटा है पूरे एंशिएंट इंडिया को, और इसमें मुख्य रूप से हमें 9 ही चैप्टर पढ़ने हैं। इस 9 चैप्टर को हम लोग पढ़ लेंगे तो ये एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। और ये 9 चैप्टर जो है केवल कंपटीशन के लिए ही नहीं, बल्कि जो ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी होगा, कोई नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इंपोर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर अगर हम शुरुआत करें तो पाषाण युग है। इसमें हजारों वर्ष पूर्व से लेकर 2500 बीसी तक का इतिहास है। हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व, जब से मानव का इतिहास शुरू हुआ, पृथ्वी का इतिहास शुरू हुआ, उस समय से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक को हम लोग पाषाण युग कहते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि पाषाण युग को कितने खंडों में बांटा गया है, इसे पाषाण युग क्यों कहते हैं, इसमें कितने सारे खंड हैं, किसमें किन चीजों की खोज हुई। मोटा मोटी आप एक बात अभी समझ सकते हैं कि इसमें पत्थर के औजारों का मुख्य रूप से प्रयोग होता था, इसलिए इसे पाषाण युग कहते हैं। दूसरा खंड जहां से मानव सभ्यता थोड़ा विकसित फेज में पहुंच गया वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता या इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। इसके हालांकि तिथि पे बहुत ज्यादा विवाद है, अलग अलग इतिहासज्ञ का अलग अलग मत है, लेकिन एक जो सर्वमान्य मत है उसको अगर हम माने तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी, अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक को सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये एक नगरीय सभ्यता थी और इससे एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। अगर हम प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से देखें तो एक सिंधु सभ्यता है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो तीसरा है ऋग्वैदिक काल। इसको 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। इसके जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वैदिक है, ऋग्वेद है, और उसमें क्या सब विशेषता थी, कैसा समाज था, फिर कैसे उससे आगे जाकर बदला, ये सब पूरा हम लोग ऋग्वेद में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे। अक्सर आप वेदों की चर्चा सुनते होंगे कि हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, 4 वेद है। तो कब किस वेद की रचना हुई, वेदों में क्या अंतर है, कैसे कैसे चेंजिंग हुआ समाज में, सोसाइटी में, वो सब हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ेंगे, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। अगर हम चौथा पार्ट देखें तो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक, अर्थात 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में कई सारा ट्रेंड बदल गया, इसके बारे में उस वीडियो में हम बात करेंगे। और इस काल में बहुत सारी कट्टरता भी आई, जैसे आजकल जो आप देखते हैं धार्मिक कट्टरता या धार्मिक आडंबर, जैसे कि वर्ण प्रथा, कर्म के स्थान पे जन्म का हो गया, कैसे महिलाओं का पतन हुआ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई, कैसे समाज में बलिदानी प्रथा, बलि देने की प्रथा की शुरुआत हुई, वो सब डिटेल से इस चैप्टर में बात करेंगे। जिससे ब्राह्मण धर्म में बहुत अधिक आडंबरता आ गया, पशु बलि प्रथा शुरू हो गई, महिलाओं का पतन होने लगा, और इसी वजह से आगे जिसे हम लोग कहते हैं इतिहास का 5वां खंड महाजन पद का काल, ये 600 बीसी से लेकर 300 बीसी, अर्थात 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये भी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि धार्मिक कट्टरता की वजह से कैसे नवीन नवीन धर्मों का उदय हुआ। यही वो कालखंड है जब महात्मा बुद्ध का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में जैन धर्म का उदय हुआ, और कैसे वो फैला, क्यों फैला, क्या सब वजह था। और इसी समय में राज्यों का जन्म होना भी शुरू हुआ। यही वो पीरियड है जब सबसे पहले मगध साम्राज्य का उदय हुआ, और मगध कैसे सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ऐसे 16 महाजनपद थे, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद मगध बन गया। तो वो क्यों बन गया, और फिर उससे अनेक सारे वंश हैं जिसके बारे में इतिहास में हम पढ़ते हैं, उस सब के बारे में इसी खंड में पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं नीचे, ये छठा खंड है, प्राचीन भारत का छठा चैप्टर है मौर्य युग, जिसे 300 बीसी से 100 बीसी तक माना जाता है, अर्थात 300 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व को हम लोग मौर्य युग कहते हैं। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण राजा हैं जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न भी आता है। आप सुने भी होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनका जो प्रधानमंत्री था या गुरु भी कह सकते हैं, चाणक्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में आप सुने होंगे, जिन्हें प्राचीन भारत का सबसे महान शासक कहा जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें इतिहास के सबसे महान शासक भी कहा जाता है। तो उनके बारे में इसी में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण राजा हैं।
फिर 7वां अध्याय हो जाता है मौर्योत्तर युग 100 बीसी से लेकर 200 एडी तक। अब यहां से देखिए ईस्वी की शुरुआत हो गई है। 100 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक को मौर्योत्तर युग कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण राजा हैं, कई सारे विदेशी शासक भी आए, जैसे शक, यूनान, हून, यवन, उस सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इस युग की क्या विशेषता थी, इतिहास में बहुत सारे इतिहासज्ञ ने इस युग को अंधकार युग भी कहा है। अब क्यों अंधकार युग कहा है, लेकिन कई सारे नवीन इतिहासकार हैं जो इस पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं नहीं ये अंधकार युग नहीं था, क्योंकि इसमें में भारत के व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई, कई तरह के सिक्कों का जन्म हुआ। तो उस सब पे क्या वाद विवाद है उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे और सभी महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। 8वां अध्याय है गुप्त युग, जिसे मोटा मोटी हम लोग देखें 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। अब हम ईस्वी में चल चुके हैं, 300 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। और गुप्त युग प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण युग है। इसमें एक से बढ़कर एक शक्तिशाली राजा हुए, जैसे कि इसमें चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, समुद्रगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त हुआ, कुमारगुप्त हुए, और इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि यह प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है। लेकिन अब जो नवीन इतिहासकार हैं वो इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। वो कहते हैं नहीं, इसमें बहुत सारी गलत प्रथाओं का भी जन्म हुआ, जिसके वजह से इसे स्वर्ण युग कहना ठीक नहीं है। जैसे कि दास प्रथा का बहुत अधिक उल्लेख मिलता है, पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य गुप्त युग में ही मिलता है। जैसे कि जात जो वर्ण प्रथा है वहां से जाति का उदय होना और बहुत अधिक भेदभाव किया जाना, उसका उल्लेख गुप्त युग में मिलता है। व्यापारों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, जैसे कि विदेशी आक्रमण होने लगे और सामंती प्रथा की वजह से साम्राज्य टूटने लगा। तो वो सब क्या वाद विवाद है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सभी राजाओं के बारे में, एक से बढ़कर एक राजा हुए, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इस सब पे हम लोग स्पेशली तसल्ली से बात करेंगे। और सबसे लास्ट चैप्टर जो प्राचीन भारत का अंतिम अध्याय भी कहा जाता है, हर्ष युग, जिसे अंतिम हिंदू राजा भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट भी कहा जाता है। हालांकि इस सब पे भी विवाद है, उस सब पे हम चैप्टर में बात करेंगे। करीब 500 ईस्वी से लेकर 647 एडी, इसे हर्ष युग कहा जाता है। और ये एक सेक्शन हो गया इतिहास का प्राचीन भारत, जिसमें हमें 9 चैप्टर पढ़ना है और ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये टाइमलाइन आपको याद रखना है, क्योंकि ये टाइमलाइन याद होने से ना आपका बहुत काम हो जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, लेकिन आपको मोटा मोटी याद रहेगा कि गुप्त युग में हुई, तो एक बात तो आपके दिमाग में बसा रहेगा कि 300 एडी से 500 एडी के बीच में ही नालंदा विश्वविद्यालय हुआ होगा। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, लेकिन अगर आपको इतना याद है कि महाजनपद काल 600 बीसी से 300 बीसी के बीच है, तो आप ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में ही होना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो महाजनपद काल में हुए थे। जैसे देखिए अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ, या अशोक ने कलिंग का युद्ध कब किया, अशोक की मृत्यु कब हुई, ये सब अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद है, लेकिन अगर आपको याद है कि मौर्य युग 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में है, तो एक चीज तो आप देख लेंगे, अगर कोई ऑप्शन 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में नहीं है तो हम समझ जाएंगे वो आंसर नहीं होगा। तो इससे आधा श्योरिटी हो जाएगा आपको। अगर बाय द वे 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बाद वाला अन्य 3 ऑप्शन इससे बाहर है, एक ऑप्शन इसके बीच में है, तो आपको एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो आप एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा जो बिना एग्जैक्ट तिथि याद किए हुए आप बना सकते हैं। बहुत सारा प्रश्न है, जैसे समुद्रगुप्त ने विजय अभियान कब किया, आपको नहीं एग्जैक्ट याद है, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक चीज अगर आपको टाइमलाइन याद है तो एक चीज आपको पता है कि 300 एडी से 500 एडी के बीच में ही होगा, इससे पहले नहीं हो सकता है और इसके बाद नहीं हो सकता है। तो इससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि इससे पहले वाला आंसर नहीं होगा, बाद वाला आंसर नहीं होगा, तो आप आधा श्योर रहेंगे और थोड़ा बहुत याद भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये टाइमलाइन याद होना चाहिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके लिए अलग से तिथि याद कर लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें टाइमलाइन ही याद नहीं होगा तो हर चीज हमें अलग अलग याद करना पड़ेगा और फिर हमारे लिए इतिहास बोझिल हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइमलाइन याद करना है, प्राचीन भारत हजारों वर्षों पूर्व से लेकर 647 एडी, और कैसे कैसे हजारों वर्ष पूर्व से 647 एडी का सफर है उसको हम लोगों ने देख लिया 9 खंडों में बांटकर। अब हम इतिहास के दूसरे भाग पे आते हैं जो है मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। अगर हम सीधे देखें तो ये 647 एडी, कहीं कहीं 8वीं सदी भी लिखा होगा,
तो कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं सदी से लेकर 1757 एडी तक, 1757 ईस्वी तक मिडाइवल इंडिया है। कहीं कहीं 1707 भी लिखा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, इस सब पे कोई विवाद नहीं है। किसी किसी बुक में 1707 एडी भी होगा। बहुत इतिहासज्ञ का ऐसा मानना है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, वहां से ट्रेंड बदलने लगा और वो मिडाइवल इंडिया का अंत था, वहीं से मॉडर्न इंडिया शुरू हो गया। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे अगर हम मोटा मोटा बांटे तो इसे हम 4 खंडों में बांट कर देख सकते हैं। मुख्य रूप से 3 ही खंड है, 3 खंडों में बांट कर देख सकते हैं। सबसे पहला है राजपूत युग। ये जो राजपूत शब्द आप अक्सर सुनते हैं, वो सबसे पहली बार मध्यकालीन भारत में ही चर्चे में आया। और इस राजपूत वंश की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये वर्ड आया, इसके लिए भी कई सारी कहानियां प्रसिद्ध है, उस पर हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इसे हम मोटा मोटी देखें तो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मान सकते हैं। और इसमें कई सारा वंश है, कई सारा संघर्ष है। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष हम इसी में पढ़ेंगे, चोल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई महत्वपूर्ण वंशों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इतिहास में अपनी वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। और राजपूत इसलिए भी प्रसिद्ध है कि वो आपस में झगड़ा बहुत करते थे। वो बहादुर होने के बावजूद भी इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि उनमें लड़ाई बहुत होता था। इसका क्या वजह था, कौन सा प्रसिद्ध लड़ाई हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था, वो सब हम इस खंड में पढ़ेंगे। इससे भी 1-2 प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। दूसरा है सल्तनत युग। ये मिडाइवल इंडिया का एक महत्वपूर्ण खंड है। इसके अंतर्गत भी कई सारा वंश है, जैसे इसके अंतर्गत गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, बहुत सारा वंश है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मोटा मोटी हम लोग देखें तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक को सल्तनत युग माना जाता है। और इसके अंदर भी कई सारा वंश है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और सब पे प्रश्न आया है। यहीं से मुस्लिम युग की भारत में शुरुआत हुई। एक तरह से मुस्लिम आक्रमण तो इससे पहले भी हुआ था, लेकिन पहली बार कोई मुस्लिम शासक जो भारत में रह गया और वहां से मुस्लिम की जो शासन की नींव भारत में पड़ी, वो यहीं से स्टार्ट हुआ। इसमें एक से बढ़कर एक राजा है जिसके कृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, बलबन है, और भी बहुत सारा है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहां से आ जाता है मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा खंड, मुगल काल। मुगल काल जब से सल्तनत काल का अंत हुआ, और आप पढ़ते भी होंगे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर की विजय हुई, और यहीं से मुगल वंश की भारत में नींव पड़ी। तो 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और वहीं से मुगल वंश का, उस जीतने मुगल वंश की नींव डाल दी भारत में। तो 1526 ईस्वी से लेकर 1760, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक को मुगल वंश कहा जाता है। ये 1526 से 1760 एडी तक है। इसमें एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बाबर, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद फिर बीच में शेरशाह सूरी आया था, लेकिन फिर से अकबर आ गया, फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर शाहजहां के बाद कैसे उनके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुआ दारा सिको और औरंगजेब के बीच, फिर कैसे दारा सिको मारा गया और फाइनली औरंगजेब शासक बना, और फिर औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद मुगल वंश खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद जो मुगल वंश के शासक हुए वो थोड़ा कमजोर थे और उनमें कई सारी कमजोरियां थी, तो इसलिए उसे उत्तरवर्ती मुगल शासक कहा जाता है, जो 1760 एडी से लेकर 1857 एडी तक शासन किया। 1760 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन किया। और 1857 के विद्रोह में जो नेतृत्व करने वाला था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, जिसने कि दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का, और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मेन फिगर भी वही थे। वो सबसे अंतिम मुगल शासक थे। उसके बाद मुगल वंश खत्म हो गया क्योंकि उन्हें रंगून भेज दिया गया और वहीं उनकी मौत भी हो गई। तो ये पूरा मध्यकालीन भारत है। ये हालांकि 1757 तक को ही मध्यकालीन भारत माना जाता है। इसके बाद इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण खंड, इस खंड को आपको बार बार पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मॉडर्न इंडिया। इसको दिमाग में बसा लीजिए। पढ़ना सब है लेकिन सबसे अधिक ध्यान देना है मॉडर्न इंडिया पर। एक बार तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न इंडिया का हर फैक्ट आपके टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में प्रश्न छूटेंगे। और मॉडर्न इंडिया में भी कौन सा चैप्टर अधिक महत्वपूर्ण है वो मॉडर्न इंडिया में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया को 1757 एडी से लेकर 1947 एडी तक माना जाता है। एक तरह से इसे अंग्रेज का काल कह सकते हैं। करीब करीब 200 वर्ष का काल है जिसमें भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का। तो इसका सबसे पहला पीरियड जो है वो है अंग्रेजों का विस्तारवादी चरण, जिसे 1757 एडी से लेकर 1857 एडी तक मान सकते हैं।
अर्थात पलासी का पहला युद्ध, जिसमें बंगाल में अंग्रेजों की विजय हुई और उस विजय ने एक तरह से अंग्रेजों के साम्राज्य को भारत में सुनिश्चित कर दिया। और वहां से लेकर 1757 से 1857 100 वर्षों का जो इतिहास है, उसमें करीब करीब अंग्रेजों ने भारत के संपूर्ण भागों पर विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से, किसी को युद्ध में हराकर, किसी को धोखेबाजी से भी, और भी विभिन्न सारी नीतियों से, जो हम चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा भारत पे कंट्रोल कर लिया। और 1857 का जो विद्रोह हुआ उसे टर्निंग पॉइंट माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और इसे अंग्रेजों का फर्स्ट चरण भी कहा जाता है, इसे अंग्रेजों का विस्तारवादी चरण कह सकते हैं। अब दूसरा पार्ट में यदि हम आ जाए तो यह स्वतंत्रता के लिए प्रारंभिक संघर्ष और क्षेत्रीय संस्था का उदय। इसमें 1857 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कांग्रेस के स्थापना से पहले तक कोई ऐसा संस्था नहीं था जो कि पूरे देश के लिए एक हो। कई सारी छोटी छोटी संस्था अलग अलग क्षेत्रों में थी, जिसमें बंगाल था और बंगाल में कई सारी छोटी संस्थाएं थी। तो ये आजादी के लिए पहला फेज माना जाता है। इसमें आजादी की बहुत सारी बातें नहीं हुई है, लेकिन कई सारी छोटी छोटी संस्थाओं का उदय हुआ है, कई सारे छोटे छोटे मांग किए गए, उस पर बात करेंगे उस चैप्टर में। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण खंड है वो है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय आजादी के इतिहास में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और फिर कांग्रेस के कार्य को भी हम कई सारे चरणों में देख सकते हैं। जो पहला चरण है उसे कहते हैं नरम दल या उदारवाद का युग भी इसे कहते हैं। इसे 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें जो नेता थे, जो कांग्रेसी नेता थे, वो उदारवादी विचार के थे। वो बहुत अधिक आक्रामक नहीं थे, वो P3 नीति पे काम करते थे। प्रे, प्रोटेस्ट और मतलब प्रार्थना, मतलब वो एक तरह से बहुत ज्यादा विरोध में विश्वास नहीं करते थे। उस पर हम लोग बात करेंगे। और उन्हें उदारवाद का युग कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे नेता थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नेहरूजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, ऐसे और भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, व्यामेश चंद्र थे। तो ऐसे बहुत सारे नेता थे, उनके बारे में इसमें बात करेंगे। और फिर दूसरा फेज गरम दल, जो 1905 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें एक से बढ़कर एक नेता हुए और इन्हें गरम दल कहा जाता है, जिसमें तीन सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक। इन्हें गरम दल का नेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त तो और भी नेता थे, जैसे अरविंद घोष भी थे। तो इन्हें गरम दल, क्योंकि ये आक्रामक थे, ये भारत के लिए स्वराज्य चाहते थे, ये किसी सुधार में नहीं विश्वास करते थे। इनका यही कहना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बहुत अधिक आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए। और दोनों के विचारों में क्या अंतर था, ये हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। तो ये गरम दल का युग है। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक क्षण आया, जब गांधी जी का पदार्पण होता है भारतीय राजनीति में। और वो पूरा जो फेज ही है 1916 से लेकर 1947 तक, उसे गांधी युग कहते हैं। 1916 AD से लेकर 1947, अर्थात भारत के आजादी तक की कहानी, ये गांधी युग है। और इसमें एक से बढ़कर एक आंदोलन हुआ जिसने भारत को आजादी दिलाया। जैसे सबसे पहले तो कुछ छोटा मोटा आंदोलन हुआ, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन। फिर कई सारे देश स्तर पर बड़े बड़े आंदोलन हुए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर इसके बाद फाइनली भारत को आजाद कर दिया गया। तो ये था गांधी युग। इसके बाद का भी खंड है जिस इतिहास में कुछ प्रश्न आता है, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें 1947 से लेकर अभी तक जो चल रहा है, उसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको देखा जाता है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पूरा हजारों वर्ष पूर्व से लेकर भारत के आजादी तक का जो मुख्य रूप से टाइमलाइन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप एक दो बार वीडियो में देख लीजिएगा, आपके दिमाग में सब बस जाएगा। और कल से हम लोग पाषाण युग से शुरू करेंगे और सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। आपके लिए इतिहास एक आसान विषय बन जाएगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। और मैं रोज ही एक वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें सारे बातों को, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को भी डिस्कस करूंगा, आपके सारे बातों को बहुत आसानी से समझाऊंगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं और भी लोगों को बताइए। अगर आपको इससे कुछ भी सहूलियत मिल रहा है तो आप जरूर हमें फीडबैक दीजिए। हम और भी दूसरा सेक्शन सब पे भी वीडियो बनाएंगे। जैसे अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो सामान्य ज्ञान के और भी खंड, जैसे पॉलिटी सेक्शन का भी मैं सोच रहा हूँ एक एक वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। और एग्जाम होते होते 3, 4, 5 महीना में सारा सेक्शन कवर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक्स। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, थैंक्स वंस अगेन।